भारत में आए दिन विवादित बयान और हंगामे तो आम बात है, लेकिन इस बार जो हुआ वो सीधे ग्लोबल लेवल पर पहुंच गया। एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली का एक वीडियो जिसने ऐसा तूफान खड़ा किया कि ना सिर्फ भारत में बवाल मचा बल्कि विदेशों तक इसकी गूंज पहुंच गई। मामला इतना गंभीर हो गया कि दूसरे देशों के सांसद भी इस पर टिप्पणी करने से नहीं चूके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत करने वाला शख्स वजाहत खान खुद ही हेट स्पीच का बादशाह निकला और अब वो भी लापता है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर बंगाल पुलिस गुड़गांव में कैसे आ गई, वहां से शर्मिष्ठा को कैसे ले गई, इसके क्या प्रावधान हैं, कौन कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, और इस पर हमसे विस्तार में चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील सूर्य राणा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सूर्य आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी। मैं तो सूर्य जी बुलाया तो अपने से बात करने के लिए। बिल्कुल। तो सूर्य, मैं अति संक्षेप में आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, पूरा देश इस समय कौतूहल में है, पूरा देश जानना चाहता है कि बंगाल की पुलिस आखिर गुड़गांव कैसे आ गई और गुड़गांव से शर्मिष्ठा को कैसे ले गई। ये क्या प्रावधान है, ये कौन सा कानून है जिसमें एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में चली जाती है और वहां से किसी को गिरफ्तार करके वापस अपने प्रदेश में ले आती है। देखिए उत्कर्ष जी, मैं आपको बताता हूं, जब भी किसी भी भारतीय नागरिक पर देश की किसी भी हिस्से में किसी भी कोने पर कोई मुकदमा दर्ज होता है जी, और यदि वो उस थाने की जुरिस्डिक्शन में उस समय मौजूद नहीं होता है, तो सेक्शन 45 के अंतर्गत हमारी पुलिस को ये ताकत हमारे संविधान द्वारा और हमारे कानून के द्वारा दी गई है कि वो एक ट्रांजिट तरह से उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में पहुंचकर और वहां की लोकल पुलिस को अवगत कराकर जो भी उचित कार्रवाई हो वो कर सकता है। तो इसी के तहत ये जो मौजूदा मामला है, इसमें जब शर्मिष्ठा जी गुड़गांव में थी तो कलकत्ता बंगाल पुलिस आई, उन्होंने गुड़गांव की पुलिस को इन्फॉर्म किया और एक प्रक्रिया के तहत उन लोगों ने उन्हें अपनी कस्टडी में लेने का काम किया। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें पूरा लॉ प्रोसीजर फॉलो हुआ है और स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ा गया। हाँ उत्कर्ष जी, क्योंकि अगर हम किसी भी भारतीय नागरिक को, यदि अगर कोई भी भारतीय नागरिक देश के किसी भी हिस्से में कोई दंडनीय अपराध करता है और वो वहां से चला जाता है, उसका जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाता है जी, पूरी उसमें कानूनी प्रक्रिया है जिसको आप फॉलो करते हैं, लोकल पुलिस को अवगत कराते हैं और उस कंसर्न जुरिस्डिक्शन से आप ऑर्डर लेके उन्हें अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। तो ये जायज अरेस्ट है क्योंकि पुलिस के पास ये ताकत है कि वो किसी भी अदर स्टेट में जाकर किसी भी अपराधी को, जिसने एक दंडनीय अपराध किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर है, तो वो एक पूरा ड्यू प्रोसीजर फॉलो कर उन्हें अपनी कस्टडी में लेने का काम कर सकते हैं। अच्छा सूर्य जी, अगर आप हमें बता सकें कि शर्मिष्ठा पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इन धाराओं का मतलब क्या निकलता है, और शर्मिष्ठा कब तक बाहर आ जाएंगी या फिर ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, कितना सीरियस है ये मामला? उत्कर्ष जी, आपके सवाल का मैं 2 खंडों में जवाब देने का काम करूंगा। पहले तो जिन धाराओं में शर्मिष्ठा जी पर मुकदमा दर्ज है वो 196/1A है जी, जिसमें किसी भी धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है जी। तो एक यह धारा है। दूसरी धारा जिसमें उन पर मुकदमा दर्ज है वो है 299 जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में है। तीसरी धारा जो है वो है 352 जो शांति भंग करने की संभावना को एक उससे डील करता है, और जो चौथी धारा उन पर दर्ज है वो है 353(1)C जो कि किसी खास वर्ग को उकसाने का काम करती है जी। तो ये जो सब जिन धाराओं में शर्मिष्ठा जी पर मुकदमे दर्ज है, इन सब में 3 साल तक की सजा होने का प्रावधान है और ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, जिस कारण से आज वो पुलिस की कस्टडी में है। और जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि बेल होने की संभावना कब तक जी, तो भारतीय जो हमारा एक जस्टिस का प्रोसीजर है, मैं आपको सूर्य जी एक बार बता दूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी है और शर्मिष्ठा को फटकार भी लगाई है, तो अब मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं आगे? मैं उत्कर्ष जी, इसका एक जो जायज जवाब है वो सिर्फ यह हो सकता है कि लॉ को किस तरह से इंटरप्रेट करना है और किसको क्या रिलीफ देना है, ये टोटली जज का डिस्क्रिशन है जी। हर मुकदमे में ये जरूरी नहीं है कि इन धाराओं में अगर किसी और पे मुकदमा दर्ज है तो उसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो हो जो शर्मिष्ठा जी के मामले में प्रोसीजर फॉलो होने का काम हुआ है। तो जिस तरह से आपने बताया एक प्रोसीजर के तहत वो पहले ट्रायल कोर्ट में गए, वहां से उनका बेल रिजेक्ट हुआ, फिर उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिल पाई, तो अब जो लीगल रेमेडी उनके पास है वो है कि वो इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का काम करे। वेकेशन बेंच चल
रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जी तो ये क्योंकि एक पर्सनल लिबर्टी का मैटर है, तो इसमें वो उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। जी लेकिन ये कह पाना कि इस तरह के मामलों में या इस मामले में बेल कब तक हो सकती है, क्या हो सकता है, वो टोटली जुडिशियरी का, जज का डिस्क्रेशन है। ओके केस के क्या मुद्दे हैं, क्या पहलू हैं, वो बेल का इंग्रेडिएंट फुलफिल करते हैं या नहीं करते, ये सब उस बात पे निर्भर करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा सवाल और है आपसे, आप वकील हैं, तो क्या कानून में वकीलों की गिरफ्तारी से पहले कोई अलग प्रावधान है या फिर वकीलों को भी एक आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाता है? और शर्मिष्ठा भी एक लॉ स्टूडेंट है, तो क्या लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ है या सिर्फ वकीलों के लिए, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उन्हीं के लिए है? इस पर एक बार थोड़ी राय दीजिएगा। उत्कर्ष जी, एक वकील जो भारत में प्रैक्टिस करने का काम कर रहा है, अपनी जी विधिक कार्यों में संलिप्त है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे कोई भी हो, इस देश में कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई भी एक दंडनीय अपराध को अंजाम देगा, कोई भी एक ऐसा काम करेगा जिससे समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है, या कोई भी बिल्कुल दंडनीय प्रक्रिया उसने करी है, तो वो चाहे वकील है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो बिल्कुल। एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, चाहे वो एक लॉ स्टूडेंट है, या चाहे वो जज भी है। ओके हालांकि जज के लिए एक अलग प्रोसीजर फॉलो करने का है, उसमें चले जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया किसी आम नागरिक के लिए है, वही एक बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड वकील की। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।